नमस्कार प्यारे साथियों, विश्व गुरु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेवेंथ क्लास की भूगोल की एनसीईआरटी का 8वां अध्याय, जो कि है मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, तो कटिबंध वगैरह क्या होते हैं, अक्षांश देशांतर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें तो हम लोग जो है 6 क्लास की एनसीईआरटी में ही कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप ज़रूर देख लीजिए, नीचे प्लेलिस्ट दी गई है उसकी। तो क्योंकि अक्षांश देशांतर है और कटिबंध वगैरह हैं, ये सब अगर जब तक क्लियर नहीं है तो तब तक भूगोल समझना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 6 क्लास के एनसीईआरटी के जो शुरू के 2-3 अध्याय हैं उनमें है। ठीक है, जिन लोगों का क्लियर है वो लोग तो आगे देख ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप एक रफ कॉपी लेकर बैठिए और एक पेन। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप नोट कर लीजिए और बाद में उसको फेयर कॉपी पे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ पर जो वृत्तांत दिया गया है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये बताया गया है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों का अलग अलग रहन सहन है। ठीक है, और उनकी जीवन शैली अलग अलग प्रकार की है, और कुछ यहाँ पर नहीं है इम्पोर्टेंट। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो ये है अध्याय 8 जो कि अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इस अध्याय में हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक तो बेसिन के बारे में, जैसे अमेजन बेसिन क्या है उसके बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन नदी का नाम तो आपने सुना ही है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। उसके बाद जो दूसरी लंबी नदी है वो है अमेजन नदी। लेकिन सबसे ज़्यादा पानी किस नदी में है दुनिया में? वो है अमेजन नदी। ठीक है, तो बेसिन क्या होता है? जहाँ तक देखिए हम लोगों ने पढ़ा भी था, या यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं। जो एक नदी होती है, देखिए पहले समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक नदी होती है और उस नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं वो सब मिलकर जितने क्षेत्र में पानी का बहाव वहाँ पर होता है उस नदी के द्वारा। ठीक है, मुख्य नदी तो अमेजन नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो वो सब मिलाकर जितने क्षेत्र को कवर करती हैं उसको कह दिया जाता है बेसिन। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो अमेजन बेसिन क्या है? तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हमें पहले हम मानचित्र देखें। 8.2 कौन सा है चित्र? 8.2 ये दिया गया है। 8.2 दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखेंगे, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है ब्राज़ील, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हो ये है ब्राज़ील। तो ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अमेजन नदी, ये लिखा हुआ है अमेजन नदी, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हो जितना क्षेत्र, ठीक है, ये है अमेजन बेसिन कहा जाएगा इसको। जहाँ जहाँ तक ये कवर किया हुआ है ये है अमेजन बेसिन। और दक्षिण अमेरिका में चूँकि मानचित्र आप देख रहे हो तो ये देख लीजिए कौन कौन से कंट्रीज हैं वहाँ पर। तो सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे देश हैं। और अक्षांश देशांतर में ये देखिए यहाँ पर 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कह सकते हो, ये जो पास हो रही है। ठीक है, 0 डिग्री, तो वो कहाँ कहाँ से पास होती है? ब्राज़ील से पास होती है, और कोलंबिया से पास होती है, और इक्वाडोर से पास होती है। 3 देशों से पास होती है भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अमेजन बेसिन के बारे में जानने से पहले मानचित्र देख लिया। ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश किसके बीच स्थित है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। ये चीज़ तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे 6 क्लास के एनसीईआरटी में कि ये 0 डिग्री अक्षांश है और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, और इधर है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। तो ये वाली जो उत्तरी अक्षांश है 23.5 अंश, इसको कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण अक्षांश में जो 23.5 अंश है उसको मकर रेखा कहते हैं। तो इतना जो क्षेत्र है वो कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो स्थित है उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो 6 क्लास के एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश किसको कहते हैं? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है। यानी अगर मान लो ये
0 डिग्री अक्षांश रेखा है यहाँ से, तो 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश है। भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है तो उसको उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो इतने क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय प्रदेश। इसको नोट कर लीजिए, भूमध्य, आप हेडिंग डालिए भूमध्य रेखीय प्रदेश और लिखिए 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, और ऐसा चित्र भी बना लीजिए। ठीक है, 3 लाइनें ड्रॉ करके ऐसे कर नोट कर सकते हो आप समझने के लिए। तो क्या हमने देखा कि भूमध्य रेखीय प्रदेश रेखा, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर कौन सी नदी निम्न में से बहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ध्यान दें, यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक है, पश्चिम में पर्वतों से निकलती है और अंध महासागर में मिल जाती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो ये हेडिंग आप डालिए, मुहाना। मुहाना क्या होता है? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, नदी मान लो किसी देश से बहते हुए कहाँ जाके मिल जाती है? समुद्र में या महासागर में मिल जाती है, किसी खाड़ी में मिल जाती है। तो जहाँ पर मिलती है समुद्र या खाड़ी में या महासागर में, तो उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पर मुहाना बोलते हैं उसको। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। ठीक है, तो अमेजन नदी कहाँ कहाँ बहती है, किन किन देशों में? ये सब देशों के नाम हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों के नाम हैं। जैसे ब्राज़ील है तो उसके भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित यानी वहाँ से होकर बहती है। ठीक है, क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा तो हमने आपको बता ही दी है, कहाँ कहाँ से गुजरती है। एक तो ब्राज़ील से होकर गुजरती है, दूसरा ये है कोलंबिया से होकर गुजरती है, और इक्वाडोर। ठीक है, 3 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। लेकिन अमेजन बेसिन है वो, जैसे यहाँ पर जो दिए गए हैं, कोलंबिया दिया है, वेनेजुएला दिया है, इक्वाडोर दिया है, पेरू दिया है, ब्राज़ील दिया है, बोलीविया दिया है। अमेजन बेसिन कई देशों में फैली हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया गया है कि आप जानते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? तो नाम इसलिए पड़ा, इसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने, यानी स्पेन के जो लोग थे के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। देखिए, जब अमेरिका की खोज हुई तो आपने देखा होगा कि कोलंबस खोज की थी, दक्षिणी अमेरिका गया था। ठीक है, तो उसके साथ में और भी लोग थे, तो वो कहानी तो दूसरी है इतिहास की, कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, किस नदी की? अमेजन नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। किन्होंने? आदिवासियों ने आक्रमण किया। किस पर? स्पेन के लोगों पर, जो उनको दिखाई दिए। तो इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। किन्होंने? ये जो आक्रमणकारी थे आदिवासी, इन्होंने जब हमला किया स्पेन के लोगों पर तो उनको याद आ गई किसकी? जो रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स होते थे, महिला योद्धाओं का एक आक्रामक समूह होता था, उसकी याद दिला दी। तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया अमेजन, पड़ गया इस पूरे बेसिन का नाम। ठीक है भैया, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये सब जानकारी जो है और किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, जो कि यहाँ पर एनसीईआरटी में मिल जाती है। अब है यहाँ पर एक शब्द सहायक नदियाँ क्या होता है। देखो, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पता तो है ही क्या होती हैं सहायक नदियाँ। किसी मुख्य धारा में, मुख्य नदी से जो सहायक से जो लगी हुई होती हैं नदियाँ, वो सहायक नदियाँ होती हैं। लेकिन डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? सहायक नदियाँ, यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो जल संग्रहण क्षेत्र किसको कहा जाता है या बेसिन किसको कहा जाता है? मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है उसको कहा जाता है बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये भी नोट कर लीजिएगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं जलवायु के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। तो नम गर्म एवं नम तो रहेगी ही, क्योंकि 0 डिग्री के पास में है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, यानी ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं वर्षा वन के बारे में। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग आते हैं। किसकी वजह से? अत्यधिक वर्षा के कारण अत्यधिक सघन यानी घने घने वन उगाते हैं। तो उसका यहाँ पे चित्र दिया गया है, अमेजन वन। ये तो एक छोटा सा यहाँ पे चित्र दिया गया है, अमेजन वन तो बहुत विशाल है। ठीक है, तो वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। ठीक है, आप जानते हैं बहुत सारे जो वृक्ष हैं ज़्यादातर उनको सबको प्रकाश चाहिए भोजन के लिए, उसके बिना वो नहीं जीवित रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो छाया में ही बढ़ते हैं, तो केवल वे ही जो प्रजातियाँ हैं वनस्पति वो यहाँ पनप सकती हैं उसकी छाया में। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, यानी काफ़ी मात्रा में होते हैं। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित्व वाले पक्षी यानी रंगीन पंखों वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। ओके, प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। मगर यानी मगरमच्छ, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है, अब वहाँ के कुछ पक्षियों के, जैसे ये टूकन का एक चित्र दिया गया है और ये टैपिर का दिया गया एक चित्र। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं ब्रोमिलाइड क्या होता है? एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, एक पौधा होता है ब्रोमिलाइड। आगे देखते हैं वर्षा वन के निवासी। तो यहाँ के लोग यानी वर्षा वन के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या होती है? स्थानांतरित खेती। ठीक है, जिसके बारे में अभी यहाँ पे बताएंगे। देखिए क्या होती है कर्तन एवं दहन की पद्धति में क्या होता है? कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, यानी उन वृक्षों और झाड़ियों को जला देते हैं जब सूख जाते हैं, तो जिससे कि पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। ठीक है, जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कर्तन एवं दहन प्रणाली। ठीक है, तो ये जो अमेजन वर्षा वन के लोग हैं यहाँ के, ये किस पद्धति का प्रयोग करते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार क्या है?
मेनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं, यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमेजन वर्षावन में जो कॉफ़ी है, मक्का है, कोको है जैसी नकदी फसल भी उगाई जाती है वहाँ पर। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि इतने घने घने हैं कि रास्ता ही नहीं होता था, और अंदर थोड़ा बहुत पानी भी है कहीं जो है, तो घुसना बड़ा मुश्किल हो पाता था। इसलिए पुराने समय में अंदर पहुंचने के लिए केवल नदी ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधि के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। अच्छा, आप लोगों ने थोड़े दिन पहले एक सूचना पढ़ी होगी। सूचना क्या पढ़ी होगी? आपने न्यूज़ चैनल्स पर देखा ही होगा कि अमेजन वर्षावन वहाँ पर आग लग गई थी, ठीक है, और उसको बुझाना उसको संभव ही नहीं था किसी के, क्योंकि काफ़ी बीच में फैले हुए हैं वो। ओके, तो वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है वनों का क्रमिक विनाश। ऐसे होता है वनों का क्रमिक विनाश। ढेर सारे वन हैं और उनको काट दिया गया या वहाँ पर बस्ती बसा ली गई, तो कम रह जाते हैं धीरे धीरे। ऐसे जो है बहुत थोड़ी सी मात्रा रह जाती है। तो उसका एक चित्र यहाँ पे दिया गया है। अब जानते हैं हमारे देश के बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है उसके बारे में। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का एक चित्र दिया गया है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन सी नदियाँ हैं? जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ मिलकर जो बेसिन बनाती हैं उसको कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। तो अभी नीचे यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, ये यहाँ से पहले देख लीजिए आप। तो ये चूँकि गंगा नदी है, यहाँ उत्तराखंड से इधर से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं यमुना वगैरह, जैसे ये यमुना है, तो और उसकी बाकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ चंबल, घाघरा और ये गंडक वगैरह, गंडक गोमती जो भी हैं, तो ये गंगा है। और इधर ये ब्रह्मपुत्र इधर से निकलती है, ये होते हुए आती है, और इधर से जाकर गंगा, और ये बांग्लादेश यहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये जो पूरा एरिया कवर करती हैं गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, तो इसी को कह दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। समझ गए? चलिए, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है, ठीक है। अब 10 डिग्री, अब चूँकि ये यहाँ 20 डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक। अब 30 डिग्री उत्तर तो ये हो गया लगभग, यहाँ से आप देख सकते हो ये 28 डिग्री है, 28 के बाद यहाँ 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, ये 32 है, यहाँ से 30 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री ऐसे पास होगा लगभग। तो ये समझ सकते हो आप, यहाँ से चूँकि गंगा का भी बेसिन है, और 10 डिग्री तक जो है, क्योंकि नीचे तक भी ये तो जाती है बाद में, और नीचे ये कर्क रेखा है, इसके अलावा भी चूँकि इधर जो यमुना है और उसकी सहायक नदियाँ हैं तो नीचे तक भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है कि जो यह बेसिन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का, यह 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ
तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, मुख्य रूप से यहाँ पे दी गई हैं, जैसे घाघरा है, सोन नदी है, चंबल है, गंडक है, कोसी है, यमुना है, ठीक है, और भी नदियाँ हैं। जैसे गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें, ठीक है। तो दिहांग, दिबांग, लोहित, तो ये सब आप देख लीजिएगा। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। तो क्या क्या है इसमें है, पूरे इसमें क्या क्या आ जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाता है, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा, ये इसके इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। तो चाप झील तो पता ही होगा आपको क्या होती हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। कैसी जलवायु है यहाँ की, मानसूनी है, यानी वर्षा पर निर्भर करती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन किन राज्यों में स्थित है, मोटे तौर पर आप देख सकते हो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और इधर ये पूरा आप इधर राजस्थान, और इधर मध्य प्रदेश, ठीक है, ये सब देख सकते हो आप, बिहार, झारखंड, और इधर जहाँ जहाँ भी है वो, अरुणाचल प्रदेश, ये मानचित्र से देख सकते हो आप। ओके, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है, यानी बसने के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल होते हैं पर्वतीय क्षेत्र, इसलिए वहाँ पर आबादी कम होती है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त क्या है, मैदानी क्षेत्र। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। कहाँ, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क यानी रेशम का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। ओके, तो ये सब हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर है शब्दावली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व, इसको नोट कर लीजिए। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है तथा बिहार का 1102 है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व। अब 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, तो इसको क्या कहा जाएगा, 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर कहा जाएगा 2 वर्ग किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, तो 2 वर्ग किलोमीटर। अब वर्ग तो पता ही है आपको, 4 वर्ग किलोमीटर कितना होता है, 4 वर्ग किलोमीटर होता है 2 × 2, 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 2 × 2 हो, ठीक है, 4 × 1 भी हो सकता है, वो कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली जनसंख्या घनत्व तो, लेकिन निकाला कैसे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे यहाँ पे अलग अलग राज्यों की दिया गया है, देखिए, चूँकि जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, थोड़ा आप समझ लीजिए कि प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति, नोट कर लीजिए, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है। तो यानी किसी प्रदेश की जनसंख्या कितनी, वहाँ पर कितने लोग रहते हैं, उसको डिवाइड कर दो उसके क्षेत्रफल से। वर्ग किलोमीटर में यानी क्षेत्रफल होता है, तो उसको वहाँ के क्षेत्रफल से, जैसे आप किसी भी राज्य में रहते हो, यूपी में रहते हो, बिहार में रहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी आप किसी भी स्टेट का आप जानना चाहते हैं,
तो वहाँ की जनसंख्या को वहाँ के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो निकल आएगा। पूरी कंट्री का अगर आपको निकालना है, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 121 करोड़, मोटे तौर पर कह सकते हैं 121 करोड़ से कुछ ज़्यादा थी, 1 अरब 21 करोड़ से कुछ ज़्यादा। और घनत्व क्षेत्रफल कितना है भारत का, ये आपको पता होना चाहिए, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है, जैसे मुझे याद है आप भी याद कर सकते हैं, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो भारत की जनसंख्या है उसको जब आप डिवाइड कर दोगे भारत के क्षेत्रफल से, तो ये निकल कर आएगा लगभग, आप देख लीजिएगा, शायद 382 ऐसा कुछ है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक बार चेक कर लीजिएगा, इतना ही है शायद, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा लगभग, मोटे तौर पर। तो ये है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखा, ये चीज़ें तो हो चुकी हैं। तो विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, कौन कौन से वृक्ष, सागौन या सागवान कह सकते हो, साखू एवं पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के बने घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ओके, अब यहाँ धान की कृषि का दिखाया गया कि कैसे लगाई जाती है, उसका दिखाया गया है। और असम में चाय के बागानों का चित्र दिया गया है। इसके बाद है, क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, ठीक है, तो इसलिए किया जाता है। ये देखिए वेदिकाएं हैं। वेदिकाएं क्या होती हैं, ये होती हैं ताकि जैसे जो फसल चाय के बागान वगैरह लगाए जाते हैं, ऊपर से पानी अगर गिरे तो कटाव ना हो, ठीक है, तो इसलिए वेदिकाएं बना दी जाती हैं। चलिए, तो बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे चित्र दिए गए हैं गैंडा का और मगरमच्छ का। झील जीविका का एक साधन, ठीक है, तो उसका यहाँ पर एक वृत्तांत दिया गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के अलवण झील, अलवण जल में, ठीक, अलवण जल क्या होता है ये तो हम पहले क्लियर कर चुके हैं। देखिए अलवण क्या जल होता है, एक होता है लवण जल, लवणीय जल या लवण जल। तो लवण जल क्या होता है, खारा जल जो समुद्र का होता है वो लवण जल होता है। अलवण जल क्या होता है, ये अलवण जल जो होता है वो वर्षा का जल होता है। समुद्र का जल तो होता नहीं है, ये वर्षा का जल होता है। एकदम पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं, मीठा जल कह सकते हो आप, खारा नहीं होता वो, तो वो होता है अलवण जल। जैसे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। तो डॉल्फिन किस में पाई जाती है, साफ पानी के में पाई जाती है, अलवणीय जल में। किसमें, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवणीय जल में, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सुसु कहते हैं। किसको, डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सुसु कहते हैं, अथवा अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। इसका मतलब है कि जहाँ भी जो डॉल्फिन पाई जाती है वहाँ का जल शुद्ध है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉल्फिन का एक चित्र है। इसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, अच्छा प्रदूषित झील है। अब है, क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को
स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। तो कुछ परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। 2014 में हुई थी, 15 में हुई थी, 16 में हुई, 17 में कब हुई थी? तो गांधी जी के जन्म दिवस पर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसी सन में। ठीक है, ये सन मतलब आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर, बड़ा प्यारा शहर है। मैंने तो यहाँ पढ़ाई भी की है, जो यहाँ विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से मैं ग्रेजुएट हूँ। तो वहाँ का एक दृश्य दिया गया है एक शहर का, मतलब नदी के तट का। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर जो हैं, ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं? तो उनमें इलाहाबाद हो गया, इसकी आबादी भी जो है 10 लाख से ज़्यादा है। कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया, जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। यूपी पीसीएस में एक बार क्या कई बार पूछा जा चुका है कि 10 लाख की जनसंख्या वाले कौन से नगर हैं जो गंगा तट पर हैं, स्थित हैं। ठीक है, तो इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित यंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। तो कोलकाता किस नदी के पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया सरकार द्वारा? नमामि गंगे। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप। अब यहाँ पे दिया गया है मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघ। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभयवन या अभयारण्य भी कह सकते हो, तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। कहाँ, किस बेसिन में? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में। ठीक है दोस्तों, तो ये था चैप्टर, और कैसा लगा आपको आप हमें ज़रूर बताइए। और यहाँ पर जो दिया गया है ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से अब आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। बहुत आसान क्वेश्चन है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? तो जिन जिन फसलों के नाम हम लोगों ने देखे थे, एक आलू के प्रकार की जो सब्जी होती है वो उसको उगाते हैं, तो उसका नाम क्या था वो सब देख लेना, आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, वो सब कर सकते हो आप। वहाँ के पक्षियों के नाम जो हम लोगों ने देखे थे वो सब हैं। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना। ठीक है, ये सब बता सकते हो आप। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? आसाम में पाए जाते हैं, या कह सकते हो आप पूर्वोत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं। ओके, टूकन क्या है? टूकन जो कि हम लोगों ने देखा एक पक्षी है। ठीक है, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? ये जो है अमेजन बेसिन का एक प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पर स्थित है। देवदार एवं फर किस प्रकार के हैं? ये शंकुधारी वृक्ष हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? ये डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये कैसा लगा चैप्टर आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।